हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले मुख्य समाचार की और राज्यसभा में हंगामे के आसार, लोकसभा में 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में खगड़े बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। तो दोस्तों संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन भी शुरू हो गया है। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दोस्तों लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इधर राज्यसभा में विपक्ष के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए। तो दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दोस्तों विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधों के खिलाफ भेदभाव कर रही है, लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम भी कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान को महाराष्ट्र में अनदेखा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीयों का रुपया बढ़ने पर चर्चा का नोटिस दिया है और उन्होंने शून्यकाल में इस पर चर्चा की मांग की है। तो दोस्तों अब तक 12 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में 72 घंटे का काम होना था, लेकिन लोकसभा में 29.5 और राज्यसभा में 20.2 घंटे का ही काम हुआ है। वहीं दोस्तों इससे पहले लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही है और 22 महीने में रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही, जबकि हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और दिल्ली में सांसदों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली, उपराष्ट्रपति ने दिखाया झंडा, कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल, स्मृति ईरानी रही सबसे आगे। तो दोस्तों आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली लाल किले से लेकर संसद भवन तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल किले से तिरंगा बाइक रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। तो दोस्तों एनडीए के कई नेता और सांसदों ने भी इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि सांसद वीके सिंह बुलेट पर तिरंगा लगाकर रैली में शामिल हुए। वहीं दोस्तों स्मृति ईरानी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते हुए सबसे आगे थी। तो दोस्तों इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी रैली में शामिल हुई। तो दोस्तों रैली का समापन विजय चौक पर किया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तिरंगा बाइक रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की तरफ से किया गया है। तो दोस्तों वहीं देश के सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा लगाने की भी अपील की गई है। वहीं दोस्तों इस अभियान के तहत करीब 20 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दोस्तों मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस रैली में सम्मिलित होने की अपील की थी। वहीं दोस्तों जोशी ने कहा था कि आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, न कि भाजपा की ओर से। तो दोस्तों वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव अभियान से जुड़े रहने से ज्यादा लोगों पर खुशी जताई है और पीएम मोदी ने कार्यक्रम में देशवासियों से ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में जानने को कहा जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और शिवसेना पर एससी में सुनवाई कल तक टली, सावले बोले एक नेता पूरी पार्टी नहीं। सीजेआई ने कहा हमने सुनवाई टाली, आपने सरकार बना ली है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्ष के वकीलों में गर्मागर्म बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे पक्ष के वकील से कहा हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल दिया। इस पर शिंदे गुट के वकील हरीश सावले ने कहा उद्धव ठाकरे ने खुद ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और एक व्यक्ति या पूरी नेता पार्टी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा अगर 2/3 विधायक शिवसेना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी से विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वह नहीं कह सकते कि वह मूल पार्टी है।
तो दोस्तों सीजेआई ने पूछा कि मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी थी। तो दोस्तों सिंबल बोले कानूनन तो यही करना था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए और 23 जून को शिंदे ने दावा किया था कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेटर जारी किया गया। वहीं दोस्तों 20 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा और बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं दोस्तों 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा और बागी विधायकों को राहत कोर्ट से राहत मिली। तो दोस्तों आपको बता दें कि 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 14 महीने बाद ममता करेगी कैबिनेट विस्तार, बाबुल पार्ट समेत 5 नेता रेस में सबसे आगे, 4 मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में 14 महीने बाद बुधवार को ममता बनर्जी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार होगा। तो दोस्तों शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल एल गणेशन नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। वहीं दोस्तों कैबिनेट में 5 से 6 चेहरे नए शामिल होंगे, जबकि 4 मंत्री को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि सुब्रत मुखर्जी, साधन पांडे के निधन और पार्थ के जेल में जाने से सरकार के कामकाज पर असर हो रहा है, इसलिए कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। वहीं दोस्तों ममता के इस बयान के कुछ देर बाद ही तृणमूल जिला संगठन में बड़ा बदलाव किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि मंत्री बनने की रेस में बाबुल सुप्रियो, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा और तापस रॉय सबसे आगे है। तो दोस्तों बाबुल सुप्रियो पिछले साल ही भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हुए हैं और सुप्रियो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अभिषेक बनर्जी के करीबी पार्थ भौमिक और स्नेहाशीष चक्रवर्ती को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं दोस्तों पार्थ और स्नेहाशीष को हाल ही में संगठन के काम से हटाया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में 16,492 नए केस, केरल में 13 लोगों की मौत। तो दोस्तों देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,492 नए केस मिले हैं, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,28,661 है। तो दोस्तों बीते दिन 18,552 लोग रिकवर हुए और इसके एक दिन पहले सोमवार को 11,738 मिले थे और 29 लोगों की मौत हुई थी। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 886 केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों मंगलवार को केरल में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई, वहीं 1057 नए केस मिले। इसी के साथ दोस्तों कर्नाटक की बात करें दोस्तों वहाँ रोजाना ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। मंगलवार को यहाँ 1736 मामले सामने आए और इसके अलावा मेघालय में पॉजिटिविटी रेट 23.86% पहुंच गया है। तो दोस्तों दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना संक्रमण के 1506 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से दिल्ली में 3 मरीजों की मौत हो गई है और अब पॉजिटिविटी रेट 10.63% पहुंच गया है। तो दोस्तों देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक 4,40,66,198 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 5,29,141 लोगों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,95,379 पहुंच गई है। वहीं भारत का कोरोना वैक्सीनेशन कवरेज 204.34 करोड़ से अधिक हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। मुंबई में सीएनजी 6 रुपए महंगी होकर 86 रुपए किलो पर पहुंची और पीएनजी की कीमत में 4 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। तो दोस्तों नेचुरल गैस की कीमतों में आई तेजी के चलते मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों इसके अलावा मुंबई में पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। इसकी कीमत में 4 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में सीएनजी की खुदरा कीमत बढ़ाकर 86 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जबकि घरेलू पीएनजी की कीमत 4 रुपए तक बढ़ाकर 52.50 रुपए प्रति यूनिट की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 155 पॉइंट की बढ़त के साथ 58,291 पर, निफ्टी 17,380 के पार और जीएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स। तो दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों सेंसेक्स 155.47 अंक या 0.27% बढ़कर 58,291.83 पर और निफ्टी 35 अंक या
20% ऊपर 17,380.50 पर कारोबार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी में 0.29% तेजी है तो निकेई में 225 में करीब 0.67% बढ़त दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में IAS अफसरों के 1472 पद खाली, बिहार में 37% सीट वैकेंट, सेंट्रल डेप्यूटेशन पर आने वाले अफसरों की संख्या में कमी। तो दोस्तों देश में IAS अफसरों के 1472 पद खाली है। इनमें से 850 ऐसे हैं जिनकी IAS में UPSC के जरिए सीधी भर्ती होनी थी। वहीं दोस्तों 622 ऐसे पद खाली है जिन्हें राज्य सरकारों की तरफ से प्रमोशन के आधार पर भरा जाना था। तो दोस्तों तय संख्या में अफसरों की नियुक्ति नहीं होने से लैटरल एंट्री और दूसरी सेवाओं के अफसरों से काम लिया जा रहा है। वहीं दोस्तों अफसरों की कमी से हर साल राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अफसरों की संख्या में कमी आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि IAS अधिकारियों की कमी का राष्ट्रीय औसत 22% है और केंद्रीय सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी और अन्य सीनियर ऑफिसरों की कमी से लैटरल एंट्री कर जरूरत पूरी कर रहा है। वहीं दोस्तों बसवान कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हर साल सीधी भर्ती से 180 से ज्यादा अफसर नियुक्त नहीं किए जा सकते। कमेटी का कहना है कि इससे ज्यादा संख्या बढ़ाई जाती है तो उनकी गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में IAS के अधिकारियों की कुल स्वीकृति 359 पद है जिसमें 157 पद रिक्त है, यानी 37% IAS अफसरों की कमी है और केवल 202 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमालय की झीलें अब नहीं बनेगी तबाही का कारण, उत्तराखंड में ग्लेशियर और झीलों में सेंसर रिकॉर्डर लगाए जा रहे, 70% काम पूरा। तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र की झीलें अब तबाही का कारण नहीं बनेगी। तो दोस्तों केदारनाथ घाटी आपदा के बाद वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर और आसपास की झीलों में सेंसर रिकॉर्डर लगाने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों 329 झीलों में से 70% पर काम पूरा हो चुका है। वहीं केदारनाथ घाटी आपदा की मुख्य वजह केदारनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर ऊपर बनी चोराबाड़ी झील है। तो दोस्तों झील में 16 जून 2013 की राहत ग्लेशियर से हिमस्खलन हुआ था। तो दोस्तों इसका पानी तबाही मचाते हुए नीचे उतरा और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों आपदा के बाद वाडिया संस्था ने सभी ग्लेशियर झीलों का सर्वे किया और इसमें 329 झीलें संवेदनशील मिली। इसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों 70% झीलों में सेंसर लग चुके हैं और संस्था के निदेशक डॉक्टर कलाचंद बताते हैं कि सेंसर फिलहाल मोरन डैम लेक में भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5G आने से पहले बढ़ सकता है 4G का दाम, शुरुआत में प्रीमियम ग्राहकों तक सीमित रहेगी सेवा, देश में 5G सर्विसेज का काउंटडाउन शुरू। तो दोस्तों देश में 5G टेलीकॉम सर्विसेज शुरू होने से पहले 4G के टैरिफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो दोस्तों सोमवार को खत्म 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। वहीं दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम में बड़े निवेश को देखते हुए क्रिसलेट रेटिंग का अनुमान है कि कंपनियां 5G सेवाओं के लिए अलग अलग दाम वसूलेगी। तो दोस्तों क्रिसिल के मुताबिक 5G सर्विसेज का इस्तेमाल 4G टैरिफ के ऊपर प्रीमियम पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों इसलिए यह पक्का करने के लिए लोग बड़े पैमाने पर 5G अपनाएंगे। कंपनियां 4G सेवाओं का टैरिफ बढ़ा सकती है और नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च का भी अनुमान है कि कंपनियां 1.5 GB प्रतिदिन वाले 4G प्लान के टैरिफ पर 30% तक प्रीमियम वसूल सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जियो सभी 22 टेलीकॉम सर्किल में प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G स्पेक्ट्रम खरीदने वाला अकेला ऑपरेटर है और इसके चलते जियो ने 5G की दौड़ में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों टेलीकॉम एक्सपर्ट के मुताबिक लो फ्रिक्वेंसी बैंड होने के कारण इसके सिग्नल इमारतों के भीतर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये इंडोर कवरेज के लिए मुफीद है और इसका आउटडोर कवरेज भी शानदार है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।